हेलो एवरीवन, दिस इज मंगोलिया। स्वागत करता हूँ आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों यार, आज आपका दूसरा पेपर था जो कि गणित विषय का था, ठीक है। और आशा करता हूँ कि यार आप सभी ने पेपर को बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया होगा। और आज के इस वीडियो में हम इस पेपर का सोल्यूशन देखने वाले हैं। मेरे पास फिलहाल सेट ए मौजूद हैं, ओके। तो इसी का हम सोल्यूशन करेंगे, इसी को आज हम हल करेंगे ताकि आप अंदाज़ा लगा पाओ कि यार आपने कहाँ पर क्या गलत किया है, कहाँ पर कितना सही किया है, ठीक है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ चुके हैं सही विकल्प। सबसे पहले जो प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है 12 और 15 का HCF होगा। तो यार 12 और 15 का HCF निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, 3 आएगा, ठीक है। आप निकाल कर भी देख सकते हैं। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। यार आपने पार्ट 2 में देखा होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल जो अपना चैप्टर है वहाँ पर आपने देखा होगा कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा ये फॉर्मूला है। आगे देखेंगे हम, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो रैखिक समीकरण युग्म। अब देखो भाई साहब, ये जो दो इक्वेशन हैं अब वो पूछ रहे हैं इसका क्या आएगा। तो देखो ये कंडीशन हमने देखी थी, है ना। 2-3 कंडीशन हुआ करती थी। एक ये नॉट इक्वल का साइन एक बार यहीं पर आ जाता है, एक बार यहाँ पर आता है, एक बार आता ही नहीं है। जब आता ही नहीं है तब क्या होता है? अनंत अनेक हल होंगे, जैसे कि सी वाला ऑप्शन। अगर ये पहले नंबर पे आ जाता है तो क्या बोलते हैं कि एक अद्वितीय हल होगा, है ना। लेकिन यहाँ दूसरे नंबर पर आता है ये वाला साइन, ये वाला निशान, तो आप समझ जाएंगे कि कोई हल नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्तिकर का मान होगा। यार देखो, मूल समान कब होते हैं? जब अपना जो विविक्तिकर है, यानी कि हम निकालते हैं वैल्यू d बराबर b² - 4ac। अगर वो 0 के समान आ जाता है तो हमारे जो मूल है दोनों के दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे 0 पे टिक लगा रखा है। अब देखो एक और क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है हमें। AP क्या है? AP 10, 7, 4 ... का 30वां पद क्या है? 30वां पद। तो देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत होगी। देखेंगे अपन इसका सॉल्यूशन। ये है 10, 7, 4, ठीक है। 10, 7, 4। अब वो 30वां पद पूछ रहे हैं तो मेरे पास जो भी चीज़ें मैंने देख रखी है सवाल में, जो भी मुझे दी गई है ऑलरेडी, उनको मैं पहले एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ। देखिए ए क्या है अपना 10 है ना। अब इनका जो अंतर है देखो कितने का अंतर है? 10 और 7 में 3 का अंतर है। कम हो रहा है तो मैंने माइनस लगा दिया। कौन सा पद पूछ रहे हैं? वो 30वां, तो मैंने 30 लिख दिया। अब अपने को क्या निकालना है? 30वें पद पे आएगा क्या, तो इसलिए मैंने लिख दिया an। अभी अपने को नहीं पता है क्या आएगा, है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने an बराबर a + n-1 गुणित d, है ना। ये क्या है? ये अपना फार्मूला है ना। बहुत ही सिंपल सा ये सूत्र है, ओके। an लिख दिया है। a की जगह पर 10 थी मेरी वैल्यू, तो मैंने उसको रख दिया है ना। फिर देखो n का मान कितना रखना है मुझे? 30, तो मैंने 30 भी रख दिया है। माइनस की जगह माइनस का निशान लगा रखा है, 1 की जगह 1 है, ठीक है। अब देखो d का मान कितना था? d का मान था -3, तो मैंने उसे भी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ जो मैं an लिख रहा हूँ, यहाँ पर मुझे a30 लिखना था, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर विजुअलाइज करते हुए चलना कि यार चलो 30 ही होगा, है ना। अब देखो 10, 30 में से 1 घटाएंगे 29 और -3 का गुणा कर दो। -3 का जब आप 29 में गुणा करोगे तो माइनस का 87 आएगा, और आगे 10 है तो क्या आ जाएगा अपना -77, ठीक है। सो यहाँ पर अपना जो आंसर होगा वो हो जाएगा -77, ठीक। आगे देखो, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है ना। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो यार इसके लिए ना काफ़ी आसान सा एक सूत्र होता है। क्या होता है कि भाई साहब, जब भी कोई से दो त्रिभुज हैं जो समरूप हैं, कैसे हैं? समरूप हैं, और उनकी भुजाओं का अपने को अनुपात दे रखा हो, तो हम डायरेक्ट उसके क्षेत्रफल का भी अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना होता है, हमें इनका वर्ग कर देना होता है। क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। तो देखो करते हैं अपन वर्ग। ये देखो जैसे हमारे पास दो त्रिभुज हैं, दोनों के दोनों समरूप हैं। अब मुझे क्या करना है? इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो जो मुझे भुजाओं का अनुपात दे रखा था उसका मैंने वर्ग कर दिया। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा। अनुपात क्या गया? 16:81। तो वही अपना यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़े अपन आगे की ओर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है हमारे पास √2 एक कौन सी संख्या भाई साहब? परिमेय है अपरिमेय है? परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय है ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर यहाँ पर √2 की जगह √4 होता, ठीक है, √2 की जगह √4 होता, इसको आप 2 का वर्गमूल भी कह सकते हैं ना, एक ही चीज़ है।
ठीक है। अगर रूट 4 होता तो हम उसे परिमेय कह सकते थे, लेकिन ये क्या है, या परिमेय है। अगला देखते हैं द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या। अब देखो यार, द्विघात यानी कि उसकी जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है, 2, तो वहाँ पर शून्यकों की अधिकतम संख्या भी कितनी होगी, 2, ठीक है ना। समझते चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न हमारे पास आ चुका है, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k में यदि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है तो k का मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी x है उसकी जगह पर 2 रख देंगे और जहाँ पर y है उसकी जगह पर 1 रख देंगे, ठीक है। देखते हैं अपन, ये देखिए यहाँ पर मैंने उसका हल कर रखा है ऑलरेडी। 2x प्लस वाई बराबर के, x का मान आपको दे रखा है 2, y का मान दे रखा है 1, ठीक है। तो जहाँ पर भी x था वहाँ पर मैंने 2 रख दिया है, y की जगह पर मैंने 1 रख दिया है ना, बराबर में k, ओके। अब देखो 2 का 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 लिख दिया मैंने, 1 की जगह पर 1 ही है, बराबर की जगह बराबर, k की जगह k, ठीक है। यानी कि k बराबर 5 हमारी फाइनल वैल्यू आ चुकी है। बढ़े आगे की ओर, चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न यहाँ पर बचे तो नहीं, बचे हैं यार, अभी तो ऐसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना 5 जाएगा। आगे देखेंगे, एक समीकरण px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद हो, देखना px घात 2 का बहुपद हो, घात 2 का बहुपद हो, तो कौन सी समीकरण बन जाएगी, वो द्विघात समीकरण बन जाएगी, है ना। क्योंकि वहाँ पर जो सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है, 2 है ना, तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगी। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी को ए और सी का क्या कहेंगे हम, समांतर माध्य कहेंगे या फिर गुणोत्तर माध्य कहेंगे, हम कहेंगे समांतर माध्य, है ना। बी को किसको बोलेंगे, बी को, ए और सी का, भैया जो बी है वो समांतर माध्य है। आगे की ओर बढ़ते हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, ठीक है, समानुपातिक होती है, समान नहीं होती। समान कब होती है, जब कोंग्रुएंट ट्रायंगल आ जाता है। ये कोंग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है, अपना समरूप त्रिभुज है, ठीक है। बढ़ते हैं अपन आगे की ओर पधारे हैं। सही जोड़ी मिलाइए। 9 और 27 का एलसीएम हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो 9 और 27 का एलसीएम कितना होगा भाई साहब, 27 ही होगा, ठीक है। हम 9 और 27 का अगर एलसीएम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो 27 ही आएगा। आगे की ओर बढ़े। रेखिक बहुपद की घात, रेखिक, अब देखो द्विघात में तो कितना होता था, 2 होता है, लेकिन रेखिक में इतनी घात होती है सबसे बड़ी, वो होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पर अपना डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। एक सवाल हमारे सामने बड़ा प्यारा सा रखा है, x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में यदि x 0 और y, ठीक है, पूछा जा रहा है ना। x अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है ना। सो देखो इसका भी अपन सोल्यूशन देख लेते हैं। ये देखो x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कि x की जो वैल्यू है, x का जो मान है वो 0 के बराबर है, तो y का मान कितना होगा, तो हम रख देते हैं, पहले x को 0 रख देते हैं, ठीक है। अब देखो 2y आ गया प्लस 3 आ गया, बराबर में 0 है। अब इस 3 को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो ये यहाँ पर प्लस में है, इधर आके माइनस में चला जाएगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो 2 जो है y के गुणा में है, अगर मैं उसको उस साइड भेजूंगा कि वही चल उधर की तरफ निकल ले, तो वो कहाँ जाएगा, वो बट्टे में चला जाएगा। तो क्या वैल्यू आ गई y की, -3/2, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, -3/2, ठीक है, तीसरे का यहाँ पर आ गया। अब देखो द्विघात समीकरण x की घात 2 माइनस 1 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। अब देखो इस 1 को आप डायरेक्टली उधर ले जाना, ये जो 1 है 1 है, इसको आप उधर ले जाना तो ये प्लस का हो जाएगा। अब जहाँ से जब आप ये यहाँ से पावर 2 हटाओगे, घात 2 हटाओगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, है ना। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है। अपन उसको एक बार माइनस में लिख देंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे, ठीक है। तो 4 ये चौथा वाला अपने यहाँ पर आ जाएगा, ओके। समांतरण श्रेणी का nवा पद, nवा क्या होगा भाई सब, तो राइट ये फॉर्मूला देख लो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणित d, ठीक है। सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। बहुत ही आसान है पेपर, आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको किया होगा। अभी देखो यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो वो मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है। यानी कि असली में वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बस काल्पनिक होंगे। आगे देखो AP क्या है हमारी, 4 6 8 ऐसे करते करते 40 तक जा रही है। मैं पदों की संख्याएं बताइए कि यार यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं। जैसे अभी देखो 1 2 3 4 तो अपने को यहाँ पर दिखी गई है, लेकिन अंदर भी होगी, तो टोटल संख्याएं हैं कितनी वो हमें निकालना है। तो देखो फॉर्मूला है हमारे पास, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणित d। ये हमने जो भी चीज़ें हमको ऑलरेडी दे रखी थी वो मैंने लिख दी है, a बराबर 4, d बराबर 2, n बराबर 40, n बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना। तो देखो फॉर्मूला लिखा मैंने,
n की जगह पर मैंने 40 रख दिया है, a की जगह पर 4, n-1 और d की जगह पर 2। ओके, अब आप देखेंगे जो ये 4 था इसको मैं बराबर की इस साइड पर ला रहा हूँ तो मैंने उसको माइनस में लिख दिया, बाकी चीज़ें एज इट इज हैं। ठीक है, 40 में से जब आप 4 घटाएंगे तो आपके सामने 36 आ जाएगा, बराबर की जगह बराबर है n-1 गुणित 2। ओके, अब आप देखिए यार ये यहाँ पर गुणा में है, अगर मैं इसे इधर की ओर लाता हूँ तो मुझे बटे में लिखना होगा, तो मैंने इसको लिख दिया है। ओके, अब आप देखेंगे भाई साहब 36 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 18 आएगा ना, है ना, आसान सी चीज़ है बिल्कुल। अब देखो इसी चीज़ को मैंने डायरेक्टली नीचे लिख दिया है, ये देखो 18 बराबर n-1 है, तो यहाँ पर मैंने नीचे भी वही लिख रखा है, n-1 बराबर 18, एक की बात है ना। अब ये जो 1 है माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 18 और 1 19, है ना, आसान है। तो n का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 19। बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। क्या भुजाओं 6, 8, 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा? पूछ रहे हैं वो, होगा कि नहीं होगा। अब आपको ये पूरा सोल्व नहीं करना है, बस डायरेक्टली बता देना है हाँ या ना। ठीक है, सो देखो पहले अपन सोल्व करके देख लेते हैं। आपने वहाँ पर लिख दिया होगा हाँ या ना में। देखो भुजाएं क्या है, a बराबर 6, b बराबर 8, c बराबर 10। वो पूछ रहे हैं कि क्या ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यदि यह समकोण त्रिभुज है तो जो कर्ण है यानी कि जो हाइपोटेनस है उसका वर्ग हमारे आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो मैंने आपको पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम में होती है, उसको मैंने लिख दिया है ना। अगर ये बराबर आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये समकोण त्रिभुज है, अन्यथा ये नहीं है। तो देखो h का मान 10 था तो मैंने लिख दिया है ना। इधर मैंने 6 और 8 की वैल्यू भी रख दी है डायरेक्टली। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, 6 का 36, 8 का 64, जोड़ेंगे तो बराबर आ जाएगा। अभी यार बराबर आ गया तो मैंने बोल दिया कि हाँ ये समकोण त्रिभुज है ना। कोई महान चीज़ नहीं है, बहुत लप्पू है। आगे देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता ही होगी, है ना, उसका कथन लिखना है। ये चीज़ें तो पता ही है आपको, ये तो पता है, लेकिन कथन लिखना है। कथन कैसे लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण का वर्ग हमारे लंब और आधार के वर्गों के योग के समान होता है, ठीक है, या फिर बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वहाँ पर प्रमेय लिखना था, कथन लिखना था। ओके, आगे देखेंगे, बिंदु 1,2 और 3,4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? निर्देशांक कैसे निकालते हैं, सॉरी मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं पता ही होगा आपको। नहीं पता है तो देख लीजिए, कितना आसान था ये सवाल। कुछ भी नहीं करना था, x से x वाले को जोड़ देते और 2 से डिवाइड कर देते, y वाले को जोड़ देते, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वही करेंगे अपन यहाँ पर। देखो x1 क्या है 1, x2 क्या है 3, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, बट्टे में क्या रख दिया 2, 1 और 3 4 हो रहे, 4/2, वैल्यू आ गई 2, है ना। वही मैंने ये मध्य बिंदु x के निकाले हैं, y के भी देख लीजिए आप, y के भी इस तरीके से निकाल लिए हैं। क्या आ गए अपने पास 2,3। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2,3। ठीक है, 2,3। ये देखो जिसने भी मेरे पास ये पेपर भेजा है उसका सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ, और बहुत हद तक उसने काफ़ी सारे सवाल सही किए हैं, इसके लिए मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ, है ना। आगे देखेंगे, छठा प्रश्न है मेरे पास, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4,3, 2,-3 तथा -3,5 है, उसके केंद्रक निर्देशांक क्या होंगे? तो ये देखिए, इसका भी हमने सोल्यूशन ऑलरेडी कर रखा है, सो हम इन्हें डायरेक्टली जोड़ देंगे। देखो अभी अपन ने क्या करा था, x1 x2 जोड़े थे, यहाँ पर 3 है तो सभी को जोड़ दो, x1 + x2 + x3, y की बारी आएगी तब भी आप 3 तक ले जाओ, है ना, और आखिरी में आपको 3 से यहाँ पर भागित कर देना है। तो देखो यार 4 और 2 6 में से 3 घटा दोगे तो 3 आ जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर एज लिख रखा है। देखो 4 की जगह 4, 2 की जगह 2 और -3 की जगह -3। y की बात देखेंगे तो y1 देखो 3 है ना, y2 है -3 और y3 है 5। ठीक है, अब 4 और 2 6 होते हैं ना, 6 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 3 के बटे में 3 तो 1 आ गया। ये देखो 3 में से 3 गए 0, 5 के बटे में 3 तो ये आ गया। ठीक है, आसान है ना। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिए हैं, जितने भी एक शब्द और एक वाक्य के उत्तर थे वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे, अब आ चुके हमारे पास सत्य लिखिए, है ना। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल सही है, सत्य जाएगा। आगे देखिए, ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है? नहीं, ये रैखिक समीकरण है। द्विघात कब होता? जब यहाँ की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 होती, लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस कर रखा है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इस पेपर को लेकर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए थे
जो कि इस एग्जाम में काफ़ी हद तक फंसे हुए हैं। ठीक है, अगर आप पेपर उठाओगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें मिलाओगे तो आप पाओगे कि यार 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी अगली जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, सो कल तक उसका वीडियो भी आ जाएगा, अगले पेपर का भी। ठीक है, समझते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है, तो सत्य लगा देंगे। अगला देखेंगे, यदि किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। नहीं, तब तो वह y अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, जिन्होंने सही किया थोड़ा सा इसको गलत करना होगा। आगे देखेंगे, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2,5 हो तो P को P का भुज कहेंगे। नहीं यार, 5 को P का भुज नहीं कहेंगे बल्कि 5 को P का कोटि कहेंगे। ठीक है, अब जो y वाला रहता है वहाँ पर अपन कोटि कहते हैं, x वाले पर भुज कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, अगला और देख लेते हैं। मूल बिंदु से बिंदु xy की दूरी √x² + y² है। हाँ जी, बिल्कुल सत्य है। आपने अपने पाठ 7 निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा यार, एक दूरी निकालने का फॉर्मूला हुआ करता था। ठीक है, वहाँ पर हम क्या करते थे, एक बड़ा सा रूट लगाते थे, x का वर्ग लिखते थे, x2 का वर्ग x2 - x1 होल स्क्वायर करते थे, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर करते थे। अब यहाँ पर x1 y1 0 हो जाते हैं, तो इसलिए इस तरीके का फॉर्मूला बन जाता है। 0 क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु असल में 0 0 ही होते हैं। ठीक है, सो यह था यार आज के वीडियो में। आई होप आप सभी ने बेहतरीन तरीके से इस पेपर को परफॉर्म किया होगा, और जिन्होंने यार हमारे दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रिपरेशन की थी उनके तो और भी अच्छे खासे मार्क्स आ रहे होंगे। क्योंकि यार अभी जो आप अपना प्रश्न पत्र देख रहे हो और हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे तो आप पाओगे कि यार प्रश्न पत्र में 80% तक प्रश्न उन्हीं में से आए हुए हैं। ठीक है, अब यार हम अपनी खूब ज़्यादा तारीफ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जितने भी हम क्वेश्चंस निकालते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद निकालते हैं। ठीक है, पिछले सालों के पेपर्स देखते हैं, इसके अलावा अपनी क्वेश्चन बैंक उठाते हैं, परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड सब कुछ उठाते हैं। उसके बाद में जो अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से भी अपन क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम आपके लिए क्वेश्चंस रेडी करते हैं। और सबसे मेन बात, ये पेपर मेरे पास शिवम की ओर से आया है, तो मैं शिवम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे पेपर भेजा ताकि मैं आपके लिए सॉल्यूशन का वीडियो लेकर आ पाया। और आपसे भी मैं यही उम्मीद करना चाहूँगा कि यार आगे जो होने वाले पेपर्स हैं उनका आप मुझे PDF सेंड कर दिया करें ताकि मैं आपके लिए सॉल्यूशन का वीडियो लेकर आ सकूँ, है ना। अब इसके अलावा जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह लगते हैं वो मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ। एंड आफ्टर दैट जो भी परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड, इसके अलावा क्वेश्चन बैंक है, सॉल्यूशन वाली मटेरियल, वो सारे के सारे हम रेडी करने के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, सो व्हाट्सएप नंबर तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ओके एवरीवन, सो आई होप यार आप सभी ने इसी तरीके से पेपर किया होगा और बेहतरीन रिजल्ट के लिए अपना 100% दिया होगा। ओके एवरीवन, सो यार आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।